नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और एक आपके लिए बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में सारा डिटेल एक तो वीडियो के माध्यम से बता के अपडेट किया था कि एसएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है और ये 10 सितंबर को ही नोटिफिकेशन आउट होने वाला था। लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे एसएससी ने इसका डिले किया और एक नोटिफिकेशन भी दिया था कि इसका जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल का वो हम 17 तारीख को अपडेट करेंगे। और लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, आज से ही आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 8 अक्टूबर है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। और फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 9 अक्टूबर तक फाइनल सबमिट करके पेमेंट करने का है। तो आप इतना काम 8 अक्टूबर से पहले कीजिएगा, मैं तो कहूंगा, क्योंकि सर्वर डाउन होने के बाद आपका हो सकता है कि यहाँ पे डिले हो और फॉर्म भरने में दिक्कत हो और फॉर्म ना भर पाए। तो ये काम आप लोग थोड़ा सा पहले जल्दी कर लीजिएगा। हाँ, जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा, और गलती अगर हो जाती है तो आपको 13, 12 और 13 अक्टूबर को जो है ना फॉर्म एडिट करने का यहाँ से शेड्यूल भी दिया गया है। तो यहाँ पे एसएससी ने अपने एग्जाम पैटर्न में क्या इस बार बदलाव कर रखा है, इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। बम्पर वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। जो भी छात्र इसको आवेदन करेगा उसके लिए सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, एज क्राइटेरिया, फीस क्या लगेगी इस फॉर्म को भरने को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सैलरी, यानी कि आपको तनख्वाह क्या मिलेगी। तो वेरियस पोस्ट है, वेरियस तरह का पद है यहाँ पे। तो आपको अलग अलग पदों के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी स्केल भी दिया गया है। तो चलिए उन सैलरी स्केल को भी देखेंगे, सिलेबस को भी देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। संपूर्ण विश्लेषण है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो हम हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आप देख सकते हैं 17 सितंबर को अभी शाम को ही इसका नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको अलग वीडियो बना के जरूर बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है ये जो आउट किया गया है, इसमें कहा गया है कि 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म भरेंगे। 8 अक्टूबर को जो है आप अपना रिसिप्ट का प्रिंट आउट भी ले लेंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फाइनली। और ऑफलाइन के थ्रू भर रहे हैं तो आप लोगों को 8 अक्टूबर के शाम तक जो है जनरेट करने का मौका दिया जा रहा है अपने एप्लीकेशन को। और 9 अक्टूबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, जो ऑफलाइन छात्र फॉर्म भरते हैं। और 10 अक्टूबर तक आप चालान के थ्रू जाके बैंक में भी फॉर्म का फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है आपको फॉर्म भरने में, तो या फिर कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो आपको 12 और 13 अक्टूबर को लेकर यहाँ पे डेट दिया गया है कि आपको करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए आपको टाइम दिया गया है। टेंटेटिवली जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है वो दिसंबर में होगा, लेकिन डेट मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है कि ये जो एग्जाम डेट होगा 15 दिसंबर, या फिर हो सकता है कि 15 दिसंबर से पहले भी ले लिया जाए। तो संभवतः एक तिथि है यहाँ पे आपके पास। और जो इसका मेंस एग्जाम यानी कि टीयर 2 होता है, यहाँ पे आपको दोस्तों जी हाँ नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन मान के चलिएगा कि इसका जो मेंस एग्जाम होगा ये आपको जो होगा लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में ये अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसकी बहाली की प्रक्रिया को लेकर ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो तैयारी भी यहाँ पे आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे ही होना चाहिए। फिलहाल मैं आपको उन सभी पोस्ट डिटेल पे लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको अपडेट किए गए हैं। तो पहला पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, और ये एक गजेटेड पोस्ट है और ये ग्रुप बी का पोस्ट है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जो पदवी है आपको दिया गया है। 47,600 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, प्लस अलाउंस वगैरह आपको जो भी सरकार के थ्रू मिलता है वो सब इंक्लूड किया जाएगा। लगभग मान के चलिएगा कि 1.5 लाख तक की आपकी सैलरी अपडेट होती है। ये 1.5 लाख की सैलरी कब आपको मिलती है, जब आप का जो है जो पूरा ड्यूटी होता है, यानी कि पूरा जो समय काल होता है आपका इस अवधि को लेकर, इस नौकरी को लेकर, अंतिम क्षणों तक जाते जाते आपकी सैलरी 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। आपको बता दें कि ये जो विभाग है, ये विभाग है मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर को लेकर, जहां पे ये वैकेंसी का अपडेट आपको निकाला गया है। जहां पे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ये पोस्ट है, इंडियन ऑडिट और अकाउंट और डिपार्टमेंटल के अंडर ये आपको काम करना पड़ेगा सीएजी के थ्रू। तो सीएजी के बारे में आप लोग पढ़ते ही होंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि जो ये पोस्ट है ये ग्रुप बी का पोस्ट है, और ये ग्रुप बी में आपको गजेटेड पोस्ट है, और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके लिए एज क्राइटेरिया आपको 30 साल तक रखा गया है। जो भी छात्र यहाँ पे ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, या पीएच कोटे से आते हैं, या पीडब्ल्यूडी कोटे से आते हैं, उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। यहाँ पे दूसरा पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, और ये भी इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट किया गया है। ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है, यानी कि गजेटेड पोस्ट है, और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया 30 साल रखी गई है। दूसरे पोस्ट पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे
अगले पोस्ट पे एक्चुअली तो ये 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे भी 44,900 की सैलरी के साथ आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि देखिए सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में है, डिपार्टमेंट का नाम है, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की वैकेंसी है। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में पोस्ट है, ये सब ग्रुप बी के गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। अब आपको जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है उसको 20 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि मिनिमम जो है एज आपका 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, कैटेगरी में आते हैं तो आप 30 साल से ऊपर के भी हैं तो आपको एज फॉर द गवर्नमेंट रूल जो कि आपको छूट मिलता है उसके तहत आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो में पोस्ट है इसके लिए 30 साल से एज आपका ऊपर नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी यहाँ पे 20 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। एक और पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लिए वैकेंसी है, ये जो डिपार्टमेंट है। और आपको बता दें कि ये भी ग्रुप बी का पोस्ट है और ये 20 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। इन सब के लिए जो सैलरी स्केल है आपके दोस्तों यहाँ पे 45,000 है और प्लस में अलाउंस आपको जरूर मिलेगा जो भी इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आपको अलाउ किया जाता है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एक और पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे जो कि ग्रुप बी के तहत ये पोस्ट है और ये AFHQ के डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी है जहाँ पे 20 से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है, मिनिमम 20 साल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि एक पोस्ट और है जो कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर है, ग्रुप बी का ही पोस्ट है, 30 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट आपका सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे जो कि अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको रिक्रूटमेंट किया जा सकता है, ग्रुप बी का ही पोस्ट है और ये 30 साल से एज ऊपर नहीं होना चाहिए। आइए अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा पोस्ट कहते हैं इसको, है ना, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में ये जो है दोस्तों आपको सीबीडीटी के तहत आपका डिपार्टमेंट है, ये जो यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होता है और इसके लिए ग्रुप सी का ये पोस्ट है और यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। सैलरी स्केल बिल्कुल सेम है, यहाँ पे 44,900 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, मान के चलिएगा 70 से 80,000 रुपए तक जो है ना सैलरी आपको इन सब के लिए मिल जाएगी फाइनली, है ना, जो आपको अलाउंस वगैरह मिलता है। तो इंस्पेक्टर की वैकेंसी यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज का जो कि सिविक के तहत ये वैकेंसी है डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी का ये पोस्ट है और यहाँ पे एज आपका 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट है जो कि यहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर का पोस्ट होता है जहाँ पे आपको ग्रुप बी का ही पोस्ट है और 30 साल से एज क्राइटेरिया ऊपर नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर एग्जामिनर का भी पोस्ट है यहाँ पे जो कि ग्रुप बी का ही पोस्ट है और 30 साल से एज ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सिविक डिपार्टमेंट के तहत आपको ये वैकेंसी अपडेट की गई है। दोस्तों अगला जो पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर का है जहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ये डिपार्टमेंट है आपका और इसमें आपको ग्रुप बी का ये वैकेंसी है जहाँ पे एज क्राइटेरिया 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी सैलरी आपका जो है लगभग 60 से 70-80 हजार तक की सैलरी स्टार्टिंग आपको होती है ना। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जो कि सीबीआई में है यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप बी का ये पोस्ट होता है और यहाँ से 20 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पे जो कि ग्रुप बी का ही पोस्ट है और ये जो है दोस्तों 30 साल से एज क्राइटेरिया ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आपका है पोस्ट जाएगा जो कि डिपार्टमेंट है। इंस्पेक्टर का एक और पोस्ट है यहाँ पे जो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैर्कोटिक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। ये दोनों डिपार्टमेंट में ग्रुप बी का ये पोस्ट है, यहाँ भी 30 साल से ऊपर एज आपका नहीं होना चाहिए। आइए अब चलते हैं कुछ ग्रुप बी के और भी पोस्ट हैं यहाँ पे जैसे कि असिस्टेंट यानी कि सहायक के पद हैं यहाँ पे जो कि अदर मिनिस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिक्रूटमेंट हो सकती है और ये 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया। यानी कि देखिएगा इस पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे एज क्राइटेरिया जो है आपका 30 साल तक का रखा गया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं अभी तक मैंने जितने भी ग्रुप बी के पोस्ट बताए या ग्रुप सी के उनमें सब में एज क्राइटेरिया 30 साल तक का है। एक वैकेंसी है दोस्तों डिविजनल अकाउंटेंट का यहाँ पे जो कि ऑफिस अंडर सीएजी के तहत ये डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी का पोस्ट है, 30 साल एज है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में डिपार्टमेंट में आपका जॉब है यहाँ पे दोस्तों, ग्रुप बी का ये पोस्ट है आपका 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आपका डिटेल जाएगा और ये दोस्तों आपको ग्रुप बी का पोस्ट है, 30 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में डिपार्टमेंट में आपकी जॉब होगी, ग्रुप बी का पोस्ट है और यहाँ पे देखिएगा एज क्राइटेरिया 32 साल तक का रखा गया है और सैलरी आपको 35,000 प्लस अलाउंस मिलेगा
तो मान के चलिएगा कि कम से कम आपका 60,000 के आसपास जो है या फिर 50,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी यहाँ से मिल सकेगी। अगले पोस्ट पे चलते हैं दोस्तों, ये है पे लेवल 5 के तहत। यहाँ पे आपको सैलरी थोड़ी कम है, 29,200 की सैलरी है। अब इसमें ऑडिटर के पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के पोस्ट हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट आपका सीएजी में है, अंडर सीएजी के तहत रहेगा, अंडर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रहेगा, अंडर कंट्रोलर एंड द जनरल अकाउंट्स में रहेगा और अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी रहेगा। इनके लिए जितने भी सेक्शन में सीट है, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है और 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। तो आप चेक कर सकते हैं, मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन है 18 से होना चाहिए और मैक्सिमम 27 से ऊपर नहीं होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी में छात्र हैं उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा इन दोनों पदों के लिए। अगली वैकेंसी पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि लेवल 4 के तहत 25,000 की सैलरी प्लस अलाउंस, यानी कि मान के चलिएगा कि 40,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी मिल सकती है यहाँ पे। और ये डिपार्टमेंट है आपका दोस्तों, जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे ग्रुप सी का पोस्ट है, 18 से 27 साल तक का एज है। और सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का पोस्ट यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क के लिए है। और इसके लिए जो है वैकेंसी आपका डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस का है, जहां पर आपको दोस्तों ग्रुप सी का ही ये पोस्ट है, 18 से 27 साल तक का एज है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, मिलिट्री ऑफ डिफेंस के लिए वैकेंसी है। ग्रुप सी का ये टोटल वैकेंसी है और ये 18 से 27 साल एज क्राइटेरिया होना चाहिए। टैक्स असिस्टेंट का भी पोस्ट है, जहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी ये रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों। यहाँ पे ग्रुप सी का ये पोस्ट है, यहाँ 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया है। टैक्स असिस्टेंट सिविक के डिपार्टमेंट में भी वैकेंसी है, यहाँ भी एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक का ही है। सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, जो कि सीबी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जाएगी रिक्रूटमेंट। यहाँ पे भी ग्रुप सी का ये पोस्ट है। देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी हर एक डिपार्टमेंट में इस तरह की वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की गई है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। यूडीसी का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे अपर डिविजनल क्लर्क का, जिसके लिए कि आपको 18 से 27 साल तक का एज क्राइटेरिया दिया गया है। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये जनरल बॉर्डर रोड, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ के तहत ये रिक्रूटमेंट होती है। उसमें ये जाएंगे यूडीसी, यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क की ये वैकेंसी अपडेट की गई है, जिनकी सैलरी आप लोग चेक कर सकते हैं 25,000, यानी कि लगभग 40,000 के आसपास जो है इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी विथ अलावेंस। तो ये तो हो गए वो 35 तरह के पद जो कि आपको यहाँ दिए गए हैं, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के टोटल यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है उन सब के बारे में हमने आपको अपडेट कर दिया। जो यहाँ पे वैकेंसी सीबीसी 11 जो 8 के तहत निकाला गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा 47,600, इसमें अलाउंस वगैरह मिलकर कम से कम आपकी जो सैलरी है ना 80,000 प्लस, यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास जो है ना सैलरी आपकी बन सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे की डिटेल जो हमने आपको अपडेट कर दिया है, इसकी जो भी पोस्ट है पोस्ट वाइज सारा डिटेल दे दिया है। अब रही बात इसके जो है दोस्तों यहाँ पे कि एज क्वालिफिकेशन कब से लिया जाएगा, तो देखिए एज क्वालिफिकेशन 1/1/2022 से लिया जाता है यहाँ पे एसएससी की इस नौकरी में, यानी कि जो है जनवरी से आपका एज काउंट होगा। और आपका जो है देख सकते हैं कि जिसका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल रखा गया है जिस पोस्ट का, वहां जो जन्म है आपका 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए और इससे पहले नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और जिस पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया 20 से 30 साल रखा गया है, उनके लिए 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 जनवरी 2002 तक का बॉन्ड होना चाहिए, उसी बीच में। ठीक है, और 18 से 30 साल वालों के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे 2 जनवरी 1992 से लेकर 1 2004 तक आपका जॉब मतलब कि जो एज है अब होना चाहिए। जो 18 से लेकर 32 साल तक वाला एज लिमिट है, उसके लिए 2 जनवरी 1990 से लेकर यह पहले का बॉन्ड नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2004 के बाद का बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसके बीच का ही बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो कैटेगरी में छात्र हैं SC ST हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी के छात्र को 10 साल का है, जो कि अनरिजर्व में भी आते हैं तो भी, और ओबीसी में है तो उनको 13 साल का है, जो पीडब्ल्यूडी SC ST है 15 साल का है, एक सर्विसमैन है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे। तो ये एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। और यहाँ पे जो एज रिलेक्शन कुछ डिपार्टमेंटल ऐसे लोग हैं जो कि एडिशनल प्रिंसिपल रिलैक्सेशन दिया गया है उनकी एज को लेकर, यानी कि अगर वो पहले से ग्रुप सी के लिए पोस्ट में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आप लोग अगर उस तरह के छात्र हैं तो जरूर इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे जितने भी वैकेंसीज दी गई हैं दोस्तों 35 तरह का कुल पद है और इसका एज क्राइटेरिया
भी हमने बता दिया, एज रिलेक्शन किसको मिलेगा, एग्जाम डेट भी बता दिया हमने आपको। ठीक है, अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा यहाँ पे जो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो देखिएगा एसेंशियल होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो पहला पोस्ट था दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का और अकाउंट ऑफिसर का, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है। डिजायरेबल क्या है, मतलब कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट किया है, मैनेजमेंट किया है, कंपनी सेक्रेटरीट किया है, तो आप आवेदन करेंगे यहाँ पे, है ना, आपको प्रेफरेंस मिलेगा इसका। डिजायरेबल है ये, एसेंशियल नहीं। एसेंशियल यही है कि आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए इन सभी पदों के लिए आप आवेदन करते हैं तो। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए आपका डिग्री होना चाहिए दोस्तों, बैचलर डिग्री किसी भी आपके डिसिप्लिन में और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से। और ये 60% का मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स में, और एट 12th स्टैंडर्ड पे भी 60% का जो है डिग्री आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है। या फिर आप बैचलर डिग्री हैं धारक और स्टैटिक्स में आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑल अदर पोस्ट के लिए आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है। यहाँ पे देख लीजिएगा सभी जितने भी पोस्ट है यहाँ पे, उनमें आप कम से कम एज क्राइटेरिया आपका और बैचलर डिग्री हो कंप्लीट तो ही आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2022 तक यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका ये कट ऑफ डेट दिया गया, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का है 8 अक्टूबर से 2022 से पहले आप पास आउट हो जाने चाहिए, है ना। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फॉर्म को कैसे भरना है ये पैरा नंबर 9 में अपडेट किया गया है। ज्यादा से ज्यादा आप छात्र कमेंट कीजिएगा, मैं इसका कल फॉर्म भर के जरूर आपको अपडेट करूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। फॉर्म भरने का फीस यहाँ पे ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, 100 रुपए मात्र फीस चार्ज है यहाँ पे फॉर्म भरने का। आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को सिर्फ फीस लगेगा। बाकी जितने कैटेगरी वाले छात्र हैं उनका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा, यानी कि 100 रुपए में आप छात्र फॉर्म भरेंगे। बाकी कैटेगरी वाले छात्र यहाँ पे फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी है आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इनके सेंटर्स दिए गए हैं, जैसे कि जोन वाइज सेंटर होता है इनका, ठीक है। और यही आपका जोन भी होता है, जब आप जॉब में आते हैं तो आपका जोन होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप सेंट्रल रीजन में आप सिलेक्टेड हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपका जोन जो होगा ना वो बिहार और उत्तर प्रदेश वाला जोन होगा। इसी सभी क्षेत्र में आपका पोस्टिंग भी होगा, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, फिलहाल आपको बता दें कि सेंट्रल रीजन का ये एग्जाम सेंटर है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, है ना। तो इसी तरह से आपका जब जॉब लगेगा तो जॉब आपका जोन भी होता है, जोन वाइज जोन होता है ना, जॉब होता है। हाँ, प्रमोशन और आपका जो साथ में आपका जो ड्यूटी होता है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी भी जोन में भेज सकते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। उनका एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से आप एड्रेस देख सकते हैं। और इस वेबसाइट से जाके जो है अपना सारा चेकिंग भी करेंगे। जब आप एग्जाम देंगे रिजल्ट दिया जाएगा इसी जोन पे, जोन वाइज जो है आपका रिजल्ट भी अप टू डेट किया जाता है। तो ये सारे जोन हैं अलग अलग पूरे भारत में, जितने भी जोन हैं जहाँ पे आपको सेंटर्स दिए गए हैं। अब आइए एग्जाम पैटर्न पे आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, दोनों सीबीटी टेस्ट होगा। और ये दोस्तों दो, टीयर 1 और टीयर 2 जो होगा आपका मेन, मतलब यहाँ तो ये जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, और ये सॉरी ये टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, और टीयर 2 जो है आपका मार्क बेसिस पे है, यानी कि इसी का मार्क्स जो है आपके मेन रिजल्ट को यहाँ पे दिखाएगा। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू होगा। अब जो हम यहाँ पे स्कीम 1 की बात कर रहे हैं, यानी टीयर 1 की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को लेकर 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस को लेकर यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। क्वांट को लेकर 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कर दिया गया है जहाँ पे सिर्फ 25 क्वेश्चन होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका क्वालिफाई नेचर है, ध्यान रखिएगा। 1 घंटे का ये पेपर होना है जिसके लिए आप छात्र यहाँ आवेदन करेंगे, ठीक है। और इस 1 घंटे में ही देखिए आपको यहाँ पे इसमें स्कोर लाना है, कट ऑफ पार करना है, क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया से छात्र फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ से क्वालिफाई ही नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे कट ऑफ भी पार करना होता है, ठीक है। इसके लिए अलग वीडियो जरूर बनाया जाएगा कट ऑफ को लेकर। टीयर 1 में बोला जा रहा है कि विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन विल बी सेट बोथ साइड, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में होंगे आपके, जो कि आप एग्जाम देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा किया गया है बदलाव, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है निगेटिव मार्किंग जो है ना 0.50 का है इस बार।
ठीक है, अगर आप क्वेश्चन एक सही करते हैं तो आपको तो 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जहां कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो सीधे आधा नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1/2 यहाँ पे आपका निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखेंगे। आइए टीयर 2 में चलते हैं। टीयर 2 में जो है आपका सेक्शन जो है यहाँ पे दिया गया है, पेपर और सेक्शन और सब्जेक्ट, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितना मिलेगा, और उसके लिए यहाँ पे आपको टाइमिंग कितना दिया जाएगा। क्योंकि देखिए सेक्शनल टाइमिंग नहीं है यहाँ पे, जैसे बैंक में एग्जाम होता है ना उस तरह से नहीं है। यहाँ पे आपका जो है पूरा टाइम ले लीजिए, आप मैथ ही बना के अपना पास कर सकते हैं या रीजनिंग बना के ही पास कर सकते हैं। तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से पेपर 1 है यहाँ पे आपके लिए, जहाँ पे पेपर 1 में सेक्शन 1 जो कि 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होना है, और यहाँ पे मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटी का क्वेश्चन होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग होगा और जनरल इंटेलिजेंस होगा, ये देखिएगा। और यहाँ पे बदलाव जो किया गया है, सेक्शन 2 लाया गया है यहाँ पे। अब ये जो है मॉड्यूल आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित प्रश्न होंगे, और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया गया मैथ रीजनिंग को, यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया गया है इंग्लिश जीके को, और तीसरा सेक्शन दे दिया गया है दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, ये आपके कंप्यूटर स्किल्स को जानने के लिए, और ये तीसरा स्किल सेक्शन है। और ये सेक्शन 2 जो है ना, ये 15 मिनट का होगा अलग से आपका, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसमें कि सेक्शन 3 और मॉड्यूल होगा डेटा एंट्री, जितने स्पीड आपका पोस्ट है उस तरह का यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ। ये देखिएगा इनके जो मार्क्स दिए गए हैं ये यहाँ पे आप अपडेट किएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे आपका मैथमेटिक्स में 30 और रीजनिंग में 30, यानी कि 60 क्वेश्चन होंगे, और ये 180 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे चलते हैं। जो आपका सेक्शन 2 है, यानी कि आपका इंग्लिश और जीके का 45 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, और 25 यहाँ पे जीके डाल दिया गया है मेंस पेपर में। तो यही बदलाव हुआ है। मेंस में आपका मेनली अगर देखा जाता था तो मैथ और इंग्लिश ही रहता था, अब यहाँ पे ये सारी चीजें भी डाल दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा आसान करेगा आपको यहाँ पे चीजों को पास करने के लिए। ठीक है, वैसे इंग्लिश में बहुत सारे छात्र फेल हो जाते थे, मैथ पे उनको डिपेंडेंट रहना पड़ता था, लेकिन अब इस बार क्या हुआ है कि यहाँ पे मैथ रीजनिंग और इंग्लिश मैथ सब कुछ डाला गया है। यहाँ पे कंप्यूटर भी डाला गया है 20 नंबर का, यहाँ पे जो कि 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर का, और ये 70 क्वेश्चन होंगे दोनों मिला के, जो कि 210 नंबर का। तो यहाँ पे जो है आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, जहाँ पे जीके जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन 25 बोला जा रहा है, जहाँ से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। 25 में आपको समझिए तो 25 क्वेश्चन भी सही हो सकता है ना, अगर इस तरह से तैयारी रही तो आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेपर 2 जिनका स्टैटिक्स पेपर होता है उनका 100 नंबर का ये पूरा पेपर अलग होगा, ये 200 मार्क्स का होगा नंबर का, 2 घंटे का ये पेपर होगा। और जो पेपर 3 है जिनका, उनको यहाँ पे जनरल स्टडी फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होंगे 100, ये भी 200 मार्क्स का पेपर होगा, ये 2 घंटे का पेपर होगा, और 2 घंटे 40 मिनट का होगा। जो भी कैंडिडेट स्क्राइब या फिर पैरा नंबर 7 और 7-2 में है, मतलब कि उन कैटेगरी वाले छात्रों में है जिनको कि यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा अधिक मिलता है, जो पीडब्ल्यूडी वाले छात्र होते हैं उनको टाइमिंग 40 मिनट का लग दिया जाता है यहाँ पे। तो टीयर 2 विल बी द इंक्लूडेड द कंडक्टिंग पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, सेपरेटली शिफ्ट वाइज होगा आपका ये, और पर डे होगा, ये ध्यान रखिएगा। पेपर 1 जो होगा कंपलसरी है, आप लोगों को सभी को देना है। जो पेपर 1 है सभी जितना भी पोस्ट है उन सबको देना है, लेकिन पेपर 2 यहाँ पे पेपर 2 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया स्टैटिक्स वालों के लिए, और जो कि इकोनॉमिक या फाइनेंस वाले यानी कि एमबी वाले जो छात्र होते हैं या फिर जो भी फॉर्म भरते हैं उस तरह के पोस्ट के लिए, उनका अलग से ये एग्जाम पेपर 2 ये होगा। लेकिन बाकी सारे पोस्ट के लिए ध्यान रखिएगा पेपर 1 कॉमन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं पोस्ट वाइज दिया गया है कि कौन कौन सा सेक्शन आपको देना है, यहाँ पे अप टू डेट किया गया है दोस्तों। ठीक है, पेपर 1 का जो है आपका मार्क्स जो है ये ध्यान रखिएगा, नहीं कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे वो पासिंग होता है, क्वालिफाइंग होता है सिर्फ, और यहाँ पे पेपर 2 से ही आपका कैलकुलेट करके जो है आपका पूरा रिजल्ट बनता है, फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर आपका फाइनल चयन होता है दोस्तों। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस की बात करते हैं यहाँ पे, तो पैरा नंबर 13 में सिलेबस दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात कर ले, जो पेपर 1 के लिए बात की जा रही है, टीयर 1 के लिए बात की जा रही है, तो ये सारे टॉपिक जिसमें कि आपको पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो है आपका दिया गया स्पेस विजुलाइजेशन, स्पेक्टिकल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, है ना, रीजनिंग वाले ये सब टॉपिक हैं, और विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग,
है ना, फिगर वाले रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, ये जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये सॉरी माफ करेंगे, जितने भी टॉपिक देख रहे हैं इन सभी टॉपिक से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे, है ना, एनालॉगी, फिगर वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक वाले क्वेश्चन होंगे जो कि न्यूमेरिकल होंगे, है ना, न्यूमेरिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशनल वाले क्वेश्चन होंगे, फिर स्पेस और ओरिएंटेशन होंगे, पैटर्न जो होगा फोल्डिंग और अनफोल्डिंग टाइप का होगा, और फिगर पैटर्न वाले फोल्डिंग क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सभी टॉपिक से रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड द क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, यानी कि जो भी आप हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके इतिहास को लेकर, उनके कल्चर को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, इकोनॉमी और उनके जनरल पॉलिसी को लेकर और साइंटिफिक रिसर्चेस को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो पेपर आसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका यहाँ से स्कोर अच्छा खासा बनता है इस सेक्शन से, यानी कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, ठीक है, वर्ल्ड जो करंट अफेयर होंगे, इंडियन करंट अफेयर होंगे। और मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो ये मैथ्स का टॉपिक है जहाँ से ये सारे टॉपिक हैं देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अर्थमेटिक में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ ग्राफ वाले क्वेश्चन भी होते हैं, ट्रेंगुलर, क्वाड्रेंट, रेगुलर, पॉलीगॉन्स, सर्कल्स, राइट प्रिज्म, है ना, और यहाँ पे पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगुलर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, या फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टूड टू करेक्ट द इंग्लिश इज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड द राइटिंग एबिलिटी होना चाहिए और वुड बी टेस्टेड, वो आपका टेस्टेड किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे जितना भी आपका क्वेश्चन होगा ये 10th स्टैंडर्ड लेवल का यहाँ पे होगा, और ग्रेजुएशन क्वेश्चंस होंगे पार्ट सी में विल बी 10th स्टैंडर्ड के होंगे। ये ए, बी और डी जो होगा पार्ट आपका लेवल, जो आपका क्वेश्चन पैटर्न होगा वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिलेबस जो है आपका टीयर 2 का भी दिया गया है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए क्वेश्चन, नंबर सिस्टम और होल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन। फिर फंडामेंटल अर्थमेटिक में आते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस, है ना। एल्जेब्रा में आते हैं तो बेसिक एल्जेब्रा और एडवांस एल्जेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन होंगे। ज्योमेट्री से आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों सर्कल होगा, कोड होगा, टेंजेंट होगा, एंगल होगा, है ना, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन, ट्रायंगल से होगा, सर्कल से होगा, ये सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि ज्योमेट्री से होंगे, और थ्योरम वगैरह भी पूछे जाते हैं अक्सर। मेंसुरेशन में देखें तो ट्रायंगल, क्वाड्रेट्रल, रेक्टेंगुलर, पॉलीगॉन्स, सर्कल, है ना, ये सारे टॉपिक जो हैं, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, इन सभी टॉपिक से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो आपका ये टॉपिक है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का, जहाँ पे रेशियो, कंप्लीमेंट्री, एंगल्स, हाइट, डिस्टेंस, ये टॉपिक सारे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी से अगर बात करें, जो कि स्टैटिक वाले छात्रों के लिए है, जहाँ पे ग्राफ्स, टेबल वगैरह पूछे जाते हैं, डीआई वगैरह पूछा जाता है, टेंडेंसी होगा, मीन, मीडियम, मोड वगैरह से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाएगा, है ना। तो ये आपके स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो मॉडल 2 में आते हैं तो पेपर 1 जब आता है आपका मॉडल सेक्शन 1 के तहत पेपर 1 का, तो रीजनिंग और आपका जीके का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो कि इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। और यहीं पे अगर आप बात कर लेते हैं पेपर सेक्शन 2 की, तो पेपर 1 में इंग्लिश वाला सेक्शन, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस को यहाँ पे अपडेट किया गया है, और जो भी जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा है उनके सिलेबस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई है। बाकी आपके काम का तो बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे, इनका जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्ट कैसा है, किस तरह के पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, और कितना नंबर क्वेश्चन लाएं तो हम यहाँ पे पासिंग कर सकते हैं। लेकिन पास करना जरूरी नहीं है, कट ऑफ लाना, यहाँ पार करना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे बताए हैं। फिर भी अगर आपके लिए कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि सारी जानकारी आपको अप टू डेट की गई है। काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।